बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नवाज शरीफ साहब ख़ुद को नेल्सन मंडेला बनाना चाहते हैं, उनके चाहने वाले उनको नेल्सन गवाल मंडेला बना देते हैं। यानी ये बड़ी ज़्यादती है। मैंने सोशल मीडिया से ये वर्ड लिया था, मुझे बड़ा मज़ा आया था। अब इसमें देखें ना, थोड़े दिन पहले सलीम साफ़ी साहब ने एक ख़बर दी, अब उसको आज उल्टा के रख दिया है ISPR ने। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली बात है क्या और ये लोग चाह क्या रहे थे और प्लानिंग क्या हो रही थी। फिर आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो बाढ़ का मामला है, इस पर बहुत क्लियरली पाकिस्तान की फ़ौज का मौक़िफ़ आ गया है। तालिबान ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी दिया है। तालिबान क्या कह रहे हैं वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले वो ट्वीट जहाँ से मामला शुरू हुआ था, ये तासुर बनाया जा रहा था पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे से कि इमरान खान को लाने वाले इमरान खान से परेशान है। अव्वल तो इमरान खान साहब वोट लेकर आए थे, सबको पता है। मकबूल जमात कोई ना हो तो उसको कोई भी नहीं ला सकता। एस्टैब्लिशमेंट का रोल होता है पाकिस्तान के इलेक्शन में, लेकिन इतना ही होता है कि चंद बंदे इधर से उधर हो जाते हैं, वो लोगों से वोट नहीं डलवा सकते। और एस्टैब्लिशमेंट हमेशा उस पार्टी के साथ ही चलती है जो खुद पॉपुलर होती है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। यानी जब बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत हुई, सबको पता था कि अब हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की आएगी। उधर हो गया मामला। बाद में वो पॉपुलर नहीं रहे तो सबको पता था नून लीग की आएगी, मामला उधर हो गया। अब सारे सर्वे इमरान खान के हक में आ रहे थे, तो वो लोग जो हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे होते हैं, वो जाके उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एलिगेशन लगता है, बातों का ठीक भी लगता है। अब मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो इमरान खान को लाए थे, आजकल वो उससे बहुत तंग है और उसको हटाना चाहते हैं। और ये तासुर बनाया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब की डील हो रही है। ख़ास तौर पे जितने हालात नवाज शरीफ साहब के लिए बरतानिया में परेशान कुन हो रहे थे, उतनी ज़्यादा डील की बातें फैलाई जा रही थी। सलीम साफ़ी साहब का ट्वीट आप देख लें, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, मियाँ नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे हैं। जनवरी, आज जनवरी की 5 तारीख है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी रह गए 25 दिन। मंसूबे के मुताबिक वापसी पर जेल जाएंगे, सबको पता है अगर आएंगे तो जेल ही जाएंगे। फिर अदालतों से रिलीफ और साबका सज़ाओं के खात्मे की अपीलें होंगी। अदालतों से रिलीफ यानी उनको लगता है कि अदालतें जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं डील में, और अदालतें रिलीफ देंगी, यानी अदालतों को भी बीच में डाल दिया डील के। और साबका सज़ाओं के खात्मे की अपीलें होंगी। DG नैब लाहौर का तबादला इसी सिलसिले की कड़ी है। ये भी नैब को भी कह दिया कि DG नैब जो लाहौर के थे पहले, सलीम शहजाद साहब, उनको हटा के दूसरे DG लाए गए हैं। वो इसलिए लाए गए हैं ताकि नवाज शरीफ साहब को उनके केसेस में रिलीफ मिल जाए, और नैब के जो केसेस हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर, उसमें से वो निकल सकें। फिर इसके बाद ये कहा गया कि जबकि नवाज शरीफ स्क्रिप्ट से मुतमईन हैं, ऐलान ख़त्म हुआ। अब नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं लीडर हूँ, मैं डील नहीं कर रहा, मैं चाबी वाला खिलौना नहीं हूँ। ये बार बार उनको वापस चाबी दे देते हैं कि ये चाबी वाला खिलौना है, जो मर्ज़ी नवाज शरीफ के साथ कर लें, जब मर्ज़ी डील कर लें, या वो डील के लिए मरे जा रहे हैं। उनका सारा का सारा नैरेटिव पाक फ़ौज के खिलाफ खड़ा था। अब उनको ला के दोबारा ये पाक फ़ौज के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात वैसे होते हैं तो पाक फ़ौज के साथ ही होते हैं ना, और किसके साथ डील होती है? एस्टैब्लिशमेंट किसे कहते हैं? एक ग्रुप है बहुत बड़े और तगड़े लोगों का, ख़ास तौर पे उसके अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा फ़ौज का है। तो यही एस्टैब्लिशमेंट है ना पाकिस्तान में, और क्या है? तो इसी को जो है वो टारगेट करते हैं, और इसी के बारे में सारे बात कर रहे थे। अब हुआ ये है कि इसके बाद फ़ौज के ऊपर बड़ी आवाज़ें उठी। मैंने भी प्रोग्राम किया और मैंने ये कहा कि मुझे बज़ाहिर डील नज़र नहीं आ रही, वजह भी नज़र नहीं आ रही डील की, लेकिन ये मुमकिन है कि डील हो जाए, और ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि मेरे पास एक ख़बर थोड़े दिन पहले ये आई है कि मरियम नवाज साहिबा का जो अपील वाला मामला है इस्लामाबाद में, वहाँ उनको रिलीफ मिलने का बहुत बड़ा इम्कान है, और उनको वहाँ रिलीफ मिल सकता है। वैसे डील जब कभी हो रही हो तो कोई तस्लीम नहीं करता, मानता वानता कोई नहीं है, और ऐसे सहाफ़ियों को बताते भी नहीं हैं, या सहाफ़ी इसको ऐसे पब्लिक कर भी नहीं सकते। वो तो सारे अपनी अपनी जो है वो चौधराहट के अंदर खबरें दे रहे होते हैं और तुक्के लगा रहे होते हैं। बाद औक़ात आपको बाद चीज़ें ऐसी पता चलती हैं जिससे डील का पता चल जाता है। यानी मुझे नवाज शरीफ साहब की डील का कैसे पता चला था? नवाज शरीफ साहब जेल में थे उस वक्त। नवाज शरीफ साहब का एक खिदमतगार था, मियाँ साहब ने उधर मिठाई खिलाई और उसको कान में बताया कि मैं बस इधर से जाने वाला हूँ। वहाँ से मुझे पहली दफ़ा शक हुआ था जब बात मेरे तक पहुँची एक सोर्स से, और फिर जब मैंने डिग आउट किया तो मुझे पता चला कुछ लोग हैं मियाँ साहब से मिलते हैं, कुछ राब्ते वाब्ते हो रहे हैं, तो फिर स्टोरी खुल गई और मैंने ये खबर दी थी डील की। लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ हो नहीं रहा। हो रहा होता तो हमें भी कहीं ना कहीं पता चलता, या हम भी आपको रिपोर्ट करते। और अगर कोई डील हो रही है तो वो इतनी खुफिया हो सकती है कि पता ही ना चले। लेकिन DG ISPR ने बहुत क्लियरली इसको आज वॉश आउट कर दिया है, इस सारे गेम को।
यानी नॉकआउट हो गए पीएमएलएन के वो सारे लोग जिनको लगता था नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा रहा है, उनको वापस वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जा रहा है, उनसे सब लोग माफ़ी मांग रहे हैं और उनके केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं। वो पाकिस्तान में आएंगे और सियासत के अंदर हिस्सा लेंगे। ख़ास तौर पे फजलुर रहमान के इलेक्शन जीतने के बाद ये मामला ज़्यादा उठा था। मौलाना फजलुर रहमान साहब के इलेक्शन जीतने के बाद वो पीटीआई अपनी गलतियों से आ रही है इलेक्शन, गलत बंदों को टिकट देकर। उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के इलेक्शन जीतने के बाद इनको लगा कि अब डील हो गई है, क्योंकि किसी को लगता ही नहीं था कि फजलुर रहमान इलेक्शन जीत जाएंगे। बहरहाल नवाज शरीफ के साथ क्या डील होनी है। अहमद मंसूर बड़े अच्छे एक जर्नलिस्ट हैं, बोल न्यूज़ से मेरे भाइयों की तरह हैं, बड़ा प्यार है मेरा उनसे। बड़ा टेक्निकल उन्होंने सवाल किया और मैं तारीफ़ करूँगा उनकी जर्नलिस्टिक अप्रोच की। जिस अंदाज में उन्होंने मौसम को बीच में डाल के लाइटर नोट के अंदर ले जाके और फिर उसको क्वेश्चन को बड़ा सीरियस किया बाद में, और गुंजाइश नहीं छोड़ी DGISPR के लिए कि वो इसको बताए बगैर निकल जाएं। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना सवाल जो है वो पुट किया है। बतौर सहाफ़ी मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं होता कि आप दूसरे को मजबूर करें और इस लेवल के आदमी को कि आप उससे वो ख़बर लें। तो अहमद मंसूर साहब को क्रेडिट जाता है। उन्होंने सवाल पूछा, जवाब उनका ये आया DGISPR का, सारी क्या सराइयाँ हैं, कोई डील नवाज शरीफ के साथ नहीं हो रही, कोई उनको वज़ीर आज़म नहीं बना रहा। वो कहते हैं अगर कोई ये बात कहता है तो उससे आप सवाल करें कि डील कौन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, सबूत पेश करें, मुहर्रिकात क्या है उस डील के। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर है तो इसकी डिटेल भी लें उन लोगों से जो ये कहते हैं। यानी जो लोग कह रहे हैं कि डील हो रही है उससे डिटेल लें ना, उनसे पूछ लें कहाँ डील हो रही है। और एब्सोल्युटली बेसलेस उन्होंने इसको करार दिया, बेबुनियाद, बिल्कुल कोई डील नहीं है। नवाज शरीफ के साथ क्यों होगी डील, और कोई डील नहीं हो रही, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर उन्होंने कहा इन चीज़ों को कम से कम डिस्कस करें। आज तो होंगी डील साहब, आज तो डिस्कस होंगी, क्योंकि आज आपने इसके ऊपर क्लैरिटी दी है। बहुत दिनों से डिस्कशन हो रही थी, आपको बहुत पहले क्लियर करना चाहिए था, आपने पहले नहीं किया। लेकिन चले अच्छी बात है, अहमद मंसूर के सवाल में ये क्लियर हो गया और आज तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि डील आपके बकौल नहीं हो रही, पीएमएलएन के हमायतियों के बकौल डील हो रही है। अब दोनों में से ठीक बात कौन कर रहा है? पीएमएलएन का झूठ बोलने का एक लंबा रिकॉर्ड है और पाकिस्तान की फौज का भी डीलों का एक लंबा रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में डीलों की बड़ी लंबी तारीख है। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहब की डील, 93 में एक और डील, 99 के बाद 2001 में नवाज शरीफ साहब की डील जब पाकिस्तान से बाहर चले गए। फिर दोबारा 2006 के बाद एक डील हुई जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा को NRO दिया गया, फिर वो वापस पाकिस्तान आई, फिर नवाज शरीफ साहब से डील। ये डीलों की पाकिस्तान में एक लंबी तारीख है जो मुझे याद है अपनी ज़िंदगी में जो होती रही है, और ये इस्टेब्लिशमेंट ही करती रही है पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ। तो जिस तरह नून लीग की झूठ बोलने की एक इसका शरीफ खानदान की, इनके साथियों की एक लंबी रवायत है, इस तरह पाक फ़ौज की भी डीलों की एक लंबी रवायत है। हाँ, अगर कभी डील होएगी, हम इस बात को अभी इसलिए तस्लीम करते हैं कि DGISPR जैसे एक जिम्मेदार आदमी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो एक जर्नैल हैं और हाजिर ड्यूटी हैं। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है उनकी बात मानने के अलावा। लेकिन अगर कोई डील होएगी तो छुपेगी नहीं, याद रखिएगा, वो सामने आ जाएगी, सबको पता भी चल जाएगा। फिलहाल PMLN के बयानिए को जिक पहुंची है, उनके बयानिए को चोट लगी है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पे जो सवाल हुआ उस पर उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान मिलिट्री गवर्नमेंट का एक अंडर काम करने वाला इदारा, मैंने एक वीलॉग किया था इस पर, आपको याद है। मैंने कहा था कि इमरान खान के अंडर है फ़ौज और इमरान खान फ़ौज से वो मनवाते हैं, उनको वो जो कहते हैं वो उनसे काम करवाते हैं और आर्मी चीफ उनके अंडर में काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि इमरान खान फ़ौज की बात मानते हैं या फ़ौज इमरान खान को चला रही है। बात यह है कि इमरान खान फ़ौज को चला रहे हैं और फ़ौज, देखिए, अगर इमरान खान की नाकामी होती है तो फ़ौज उसका मलबा अपने ऊपर क्यों ले, ये कह के जनाब हम इनको चला रहे हैं। एक्चुअली तो इमरान खान उनको चला रहे हैं। अगर कामयाबी है नाकामी है, उसका पॉलिटिकल फ़ायदा या नुकसान इमरान खान को होगा, फ़ौज को क्यों होगा। तो अंडर काम करने वाला इदारा उनके अहकामात के मुताबिक काम करते हैं एंड दैट इज़ इट, और ये ऐसे ही है। और साथ में उन्होंने कहा देयर इज़ नथिंग मोर टू इट, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, हम ऐसे ही काम करते हैं उनके साथ। इसके अलावा उन्होंने कहा कोई स्पेकुलेशंस नहीं करनी चाहिए, बढ़ा चढ़ा के बातें बयान नहीं करनी चाहिए। रोज़ाना एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी दरख्वास्त है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस सबसे बाहर रखें, ये उन्होंने कहा। वो पहले भी ये कहते हैं हमें सियासत के अंदर ना घसीटें आप, इसके ऊपर जितना ज़्यादा आप बात करते हैं, जितना बहस के अंदर लेके आते हैं, उनका बीच में खींचते हैं, हम इदारे को हमारे से बाहर रखें। ये बात वैसे मेरी भी एक दिन डिस्कशन चल रही थी और भी साफ़ी मौजूद थे, तब भी इन्होंने कहा था, बल्कि आर्मी चीफ ने भी कहा था कि यार सानू तो बाहर रखो इधर। बल्कि ये सारे बार बार कहते हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखें, हमें अपनी पॉलिटिकल डिस्कशन से दूर रखें, हमें हमारे साथ हमारी प्रोफेशनलिज्म पे, हमारी चीज़ों पे बात करें। अब जो उनकी चीज़ है उसके ऊपर बात हुई। बहरहाल नून लीग का बयानिया जो उन्होंने घड़ा था और खड़ा किया था और जिन सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया था,
उनके लिए बहुत शर्मिंदगी का मुकाम है कि खबर जो है उसकी तरदीद कैसे आ रही है। अब एक और ख़बर है, ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की एक बाढ़ है ना, इसके ऊपर कुछ तालिबान कमांडर्स ने मकामी लोगों के साथ मिलकर ज़्यादती की है और वहाँ पे छोटे छोटे एक दो वाक़यात हुए हैं इक्का दुक्का। फिर वो वीडियो भी बना के लेके जाते हैं और वीडियोस देते हैं वो इंडियन एजेंट्स को। वो इंडियंस और जो स्पॉयलर्स हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, वो ये चाहते हैं कि उन वीडियोस की बुनियाद पर पाकिस्तान की फ़ौज को और अवाम को गुस्सा दिलाया जाए और फिर पाक फ़ौज की तालिबान के साथ एक लड़ाई करवा दी जाए। ये बहुत सूट करता है उन लोगों को जो स्पॉयलर्स हैं, ख़ास तौर पे इंडिया या इंडियन नवाज़ लोग या पीटीएम के लोग या अमरुल्लाह साले जैसे लोग या जो वो था हमदुल्ला मुहिम जैसे लोग या करज़ई जैसे लोग या इससे पहले जो अशरफ गनी था उसके जैसे लोग। तो ये लोग ये चाहते हैं कि स्पॉयलर्स अपना रोल प्ले करें और पाकिस्तान और तालिबान के बीच में एक लड़ाई हो जाए, क्योंकि वो ये जानते हैं कि यही दो फोर्सेज ऐसी हैं जो बहुत तगड़ी हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान की जो एक कन्वेंशनल फ़ौज है जो यहाँ पे खड़ी है। DGI-SPR बाबर इफ्तिखार ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद बाढ़ के हवाले से कहा कि ये अमन की बाढ़ है जो मुकम्मल होगी और कायम रहेगी। मैंने भी आपको थोड़े दिन पहले यही कहा था कि मेरे सोर्सेज भी यही कह रहे हैं, ये बाढ़ बनेगी भी और कायम भी रहेगी, ये नहीं हटेगी। इस बाढ़ में पाकिस्तानी फौजियों का खून शामिल है, ये भी याद रखें, मैंने आपको उस दिन कहा था कि हमारे फौजियों ने शहादतें दी हैं इस पर। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ लगाने का मकसद दोनों ममालिक की सरहदों और लोगों को महफूज बनाना है। बाढ़ लगाने का काम 94% तक मुकम्मल हो चुका है, ये 3% और ज़्यादा हो गया है। मगरबी सरहद पर 2021 में सूरत हाल तशवीशनाक रही। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के असरात पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर पड़े, ताहम पाक अफगान हुकूमती सतह पर दोनों तरफ हमआहंगी पाई जाती है। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे लगभग जो फासला है वो तो आपको पता है 2600 किलोमीटर का है और पाकिस्तान की तरफ 1200 पोस्टें हैं। अब अगर 2600 किलोमीटर पे 1200 पोस्टें आपके लगभग 225 किलोमीटर की एक पोस्ट होती है, 2.25 किलोमीटर की एक पोस्ट होती है। लेकिन जब आप अफगान साइड पे जाते हैं तो वहाँ 377 पोस्टें हैं, यानी 8-8 किलोमीटर के ऊपर जो है वो पोस्ट ही नहीं है, 7-7 8-8 किलोमीटर के ऊपर पोस्ट ही नहीं है अफगानिस्तान वाली साइड पे। तो इस तरह आप चेक एंड बैलेंस तो नहीं कर सकते। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि तकरीबी कार्रवाइयों को, स्मगलिंग को और गलत कार्यों को रोकने के लिए, दहशतगर्दी को रोकने के लिए यहाँ पे ये बाढ़ कायम रहे और जो लीगल रास्ते हैं सिर्फ उनको इस्तेमाल किया जाए। तालिबान का मौक़िफ़ क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तालिबान का इस हवाले से बयान आया, अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद पर बाढ़ लगाने के हवाले से कहा कि इस मसले को सफारती ज़रिए से हल कर लिया जाएगा। वो आगे उसी बात पे जो मैं कह रहा था। तालिबान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी का कहना था कि हालिया दिनों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन पर कुछ वाक़यात पेश आए हैं, जिसकी वजह से इस बात की ज़रूरत पैदा होगी कि दोनों जानिब से हुकाम इस मामले को हल करें। तालिबान हुकूमत मामलात को अच्छे हमसायों की तरह अफ़ाम व तफ़हीम और बातचीत के साथ हल करने पर यकीन रखती है और इस मामले को सफारती ज़रिए से हल करेगी। डॉन अखबार के मुताबिक काबुल में जो पाकिस्तानी सफारत खाने ने तालिबान हुकूमत से इस मामले पर सरकारी मौक़िफ़ भी मांगा है। ये जो सरकारी मौक़िफ़ है ये अब आया है, लेकिन ये पाकिस्तान का जो सफारत खाना है उन्होंने तालिबान गवर्नमेंट से पूछा कि जनाब आप बताएं, वहाँ 1-2 वाक़यात हो चुके हैं, ये वीडियोस डाल रहे हैं, कभी तार उठा के ले जाते हैं, कभी ट्रक ला के वो पोल गिरा रहे हैं। अगर इस तरह की हरकतें वहाँ पे हो रही हैं तो इसका जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है आपका सरकारी वो दें। तो ये सरकारी मौक़िफ़ है जो आपके सामने आ गया है और इस मौक़िफ़ के अंदर बड़ा क्लैरिटी के साथ तालिबान ने कहा कि बैठ के ही बात करेंगे, इसके ऊपर कोई जंगो जदल वाली सूरत हाल नहीं है। तो जितने भी स्पॉयलर्स हैं उनके मुँह पर फिर एक चपेड़ है। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो मरीम नवाज़ साहिबा की अपील का मामला है ना, उस पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जानबूझ के डेलिबरेटली कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिसका फ़ायदा मरीम नवाज़ को पहुँचेगा। ये इत्तला मेरे पास है। अब जितने भी संजीदा हल्के हैं जो इस बात को जानते हैं वो विजिलेंट हो जाए, क्योंकि चीज़ें बाहर निकल आती हैं। जहाँ जहाँ पे लूप होल्स छोड़े जाते हैं वो पता चल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फाइलें सिर्फ आपको पढ़नी आती हैं, बहुत सारे लोग और भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी निकल सकती है। जानबूझकर ऐसे नुक्ते और सवालात छोड़े जाते हैं जिसका फ़ायदा मुल्ज़िम को हो। तो यहाँ जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने का एक तासुर बन रहा था और उस केस को स्टडी करने के बाद, क्योंकि अदालत के अंदर भी मामला है, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन जिस तरीके से ये मामला लड़ा जा रहा है ऐसा लगता है कि मरीम नवाज़ साहिबा को डेलिबरेटली कुछ लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि फ़ायदा पहुँचाया जाए। ये मैं आपको एक परसेप्शन दे रहा हूँ, अभी मेरे पास इसके बारे में ख़बर नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस्लामाबाद में और बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रही है। तो इसको भी आपने अपने जहन में रखना है, फिर इसके ऊपर और बात करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी है
DGISPR ने, उसको आप ध्यान में रखिएगा कि TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से आगे पाकिस्तान में अटैक करती है, जिसके साथ पाकिस्तान को मुज़ाकरात की बातचीत चल रही थी, उन्होंने कहा TTP के साथ कोई जंग बंदी नहीं, हम हालत जंग में हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ जंग बंदी खत्म हो चुकी है और उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस वक्त TTP के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही। TTP के साथ जंग बंदी का खात्मा 9 दिसंबर को हो गया था और इनसे मौजूदा अफगान हुकूमत की दरखास्त पर मुज़ाकरात का आगाज़ किया था, क्योंकि 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की नई उभरी हुकूमत से कहा था कि वो TTP को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें, उनको रोकें। इस तनाजुर में उन्होंने अफगान हुकूमत ने यह ऑप्शन दिया था कि उनसे यानी TTP से आप मुज़ाकरात कर लें। जो शराइत रखी गई थी वो ताहाल पूरी नहीं हुई हैं। TTP के अपने अंदरूनी मसाइल भी हैं और कुछ ऐसी शराइत थी जिन पर हमारी तरफ से कोई समझौता नहीं हो सकता था। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान शुड डू। यानी अब हम लेट तो नहीं सकते हर एक के सामने। जिस अफरियत को हमने ख़त्म किया है दोबारा से उसको बना तो नहीं सकते। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने दुरुस्त फैसला किया है कि अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान सरेंडर नहीं करते और हथियार उठा के लगातार हमले करते हैं, दैनिक रियासत के पास क्या ऑप्शन हो सकता है लड़ने के अलावा? यही होना था। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।